हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ये बात पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत कुछ सीखने के आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये मतलब है द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन under standard conditions, the ability of an electrode to undergo oxidation or reduction under standard conditions। और जब भी कोई इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है, कुछ चार्ज उस इलेक्ट्रोड पे क्रिएट होता है। अगर कोई इलेक्ट्रोड एनोड है तो उस पर ऑक्सीडेशन होगी और ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और अगर कोई इलेक्ट्रोड कैथोड है तो उस पर रिडक्शन होगी और ड्यूरिंग रिडक्शन उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ये जो चार्ज क्रिएट होता है इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम हमेशा जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। और हम मोस्टली हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर यूज करते हैं ताकि हमारी जो वोल्टेज है, जो करंट है, वो मिनिमम वेस्ट हो। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जब आप वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो वोल्ट मीटर के हमेशा दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को हम हमेशा रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है हमारी केमिस्ट्री में? रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल इसलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड है कि इसका पोटेंशियल हमने जीरो अस्यूम किया हुआ है। तो आप देखें, एक टर्मिनल को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल से कनेक्ट कर देंगे जिसका पोटेंशियल जीरो है, और दूसरे टर्मिनल को हम किसी ऐसे एलिमेंट के हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे जिसका पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वोल्ट मीटर की नीडल जो रीडिंग देगी, वो रीडिंग आपकी जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और वो सिर्फ उस एलिमेंट का पोटेंशियल होगा क्योंकि दूसरी साइड वाले हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। तो वोल्ट मीटर हमेशा हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है। एक हाफ सेल का पोटेंशियल जीरो है, दूसरे की जो भी वैल्यू होगी वो वोल्ट मीटर डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे देखें। ये जो हमारा एक टर्मिनल है इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। उसको हम कैसे बनाते हैं? तो हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम हाइड्रोजन आयन लेते हैं। हाइड्रोजन आयन HCl से आ सकते हैं या कोई भी और सोल्यूशन जिसमें H आयन हो, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर DM³ होनी चाहिए। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इट इज़ अ नॉन कंडक्टर। तो इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे प्लेटिनम फॉयल की हेल्प लेते हैं। ये जो प्लेटिनम फॉयल है इसको हम पाउडर्ड प्लेटिनम से कोटेड कर देते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाए। इस प्लेटिनम फॉयल को हम एक वायर से कनेक्ट करके वोल्ट मीटर के टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। हाइड्रोजन सिंस इट इज़ अ गैसेस को कंटेन करना मुश्किल होता है, तो ये एक स्पेशल ग्लास कंटेनर हम यूज़ करते हैं ताकि इस ग्लास कंटेनर के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को कंटेन कर सकें। इस कंटेनर में हम हाइड्रोजन गैस फिल इन करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 180 एम। अब ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल जीरो है। ये हमने वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया ताकि हमारा एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो जाए। दूसरा जो टर्मिनल है वोल्ट मीटर का, उसको हम कनेक्ट करेंगे उस एलिमेंट के हाफ सेल के साथ जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। लाइक इस एग्जांपल में हम लोग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जिंक हाफ सेल का फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम जो ये सेकंड टर्मिनल है वोल्ट मीटर का, उसको हम कनेक्ट कर देंगे जिंक के हाफ सेल से। जिंक हाफ सेल हम कैसे बनाएंगे? एक बीकर लेंगे, उसमें जिंक 2+ आयन का 1 मोल पर DM³ सोल्यूशन लेंगे और हम इसमें जिंक मेटल के रॉड को, प्लेट को डिप कर देंगे और इस प्लेट को हम वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हमारा ये सर्किट कंप्लीट होगा, जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वोल्ट मीटर पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। लेकिन अभी इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं है। इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम इस मेथड में एक सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है मैं उसकी डिटेल अभी आपको बताता हूँ। सॉल्ट ब्रिज हम यहाँ पे लगाएंगे, इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब जब इंटरनल सर्किट कंप्लीट हुआ, वोल्ट मीटर पे डिफ्लेक्शन आ जाएगी। वो डिफ्लेक्शन हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिंक हाफ सेल और हाइड्रोजन हाफ सेल का। हाइड्रोजन हाफ सेल क्योंकि जीरो है
तो जितनी भी रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की वो जिंक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, जिंक और हाइड्रोजन को अगर हम कंपेयर करें, जिंक इज अ रिएक्टिव मेटल, जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन वाइल हाइड्रोजन विल अंडरगो रिडक्शन। हमेशा जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम एनोड कहते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वोल्टाइक सेल में एनोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए जब भी हमें जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वोल्ट मीटर से, जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि ये इस चीज की इंडिकेशन है कि जब हमने जिंक हाफ सेल को हाइड्रोजन के हाफ सेल से कनेक्ट किया तो जिंक के हाफ सेल पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, जिंक का हाफ सेल एनोड बन गया। जिंक के मुकाबले में हाइड्रोजन का हाफ सेल कैथोड बनेगा, इस पे रिडक्शन होगी और इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। हम इन बीकर्स के नीचे दोनों हाफ सेल की इक्वेशन भी लिख देंगे। जैसे जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक आयन बन जाएगा, और हाइड्रोजन आयन दे विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे विल बिकम हाइड्रोजन गैस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। एक लास्ट चीज जो हमने इस डायग्राम में मेंशन करनी है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा जब भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने शो करना है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड होगा। अब ये जो कंप्लीट लेबल डायग्राम हमने बनाई है, इस सेटअप को हम कहते हैं मेथड टू डिटरमिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका नाम है आउटलाइन। जब भी हमें कभी ये कहा जाए गिवन आउटलाइन फॉर द मेथड टू डिटरमिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमने ये लेबल डायग्राम दोनों हाफ सेल वोल्ट मीटर सॉल्ट ब्रिज के साथ प्रेजेंट करनी होती है, और ये हमारी आउटलाइन बन जाती है। समटाइम ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मेथड। तो डिस्क्रिप्शन में क्या करना होता है, हमने सिंपली इस मेथड को वर्डिंग दे देनी है, इसमें जितने स्टेप्स हैं वो स्टेप्स हमने बता देने हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, 3 स्टेप्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड होते हैं, और जो डायग्राम हमने लेबल डायग्राम स्केच किया है इसी को हमने वर्डिंग दे देनी है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप होगा द टू हाफ सेल्स आर सेट अप नेक्स्ट टू ईच अदर, the two half cells are set up next to each other. Step 2, the two half cells are connected internally by using a salt bridge. The two half cells are connected internally by using a salt bridge. Step 3, standard electrode potential is determined by using a high resistance voltmeter without drawing any significant amount of current. Standard electrode potential is determined by using a high resistance voltmeter without drawing any significant amount of current। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन के 3 स्टेप हो गए, और ये आउटलाइन होगी फॉर द मेथड टू डिटरमिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट इज ऑफ यू शेप, और हम इसको हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में दोनों हाफ सेल में लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन हमने उसका सोल्यूशन यहाँ पे वाटर में नहीं बनाना, यहाँ पे जो सोल्यूशन हमने बनाना है वो जेल में बनाना है। उसकी क्या रीजन है, देखिए हम अगर वाटर सोल्यूशन बनाएंगे, जब हम इस ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे तो होल ऑफ द वाटर सोल्यूशन इट विल पोर आउट। लेकिन उसके मुकाबले में जब हमने जेल में सोल्यूशन बनाया होगा, जेल इज स्टिकी इन नेचर, तो स्टिकी नेचर होने की वजह से न सिर्फ जेल खुद अपने आप को ग्लास ट्यूब में रखेगा, बल्कि आयंस, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को भी स्टक रखेगा ग्लास ट्यूब के अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा सॉल्वेंट रखना है जो स्टिकी हो। लेकिन इसके साथ साथ ये जो दोनों एंड्स आपको नजर आ रहे हैं ग्लास ट्यूब के, ये भी क्लोज्ड होते हैं, दे आर प्लग्ड बाय यूजिंग पोरस कॉटन वुल। पोरस कॉटन वुल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इस सॉल्ट ब्रिज से हाफ सेल में और हाफ सेल से सॉल्ट ब्रिज में माइग्रेशन ऑफ आयंस हो सके। माइग्रेशन ऑफ आयंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का। उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ फंक्शंस में। नेक्स्ट जो आपने फंक्शन याद रखने, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का वो थर्ड फंक्शन है, लेकिन पहले 2 फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन है इट मेंटेन्स इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल। जस्ट इमेजिन करें अगर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ना हो
तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है वो कंप्लीट नहीं होगा, हमारा सेल जो है वो फंक्शनल नहीं होगा। दूसरा जो एडवांटेज है सॉल्ट ब्रिज का, इट अवॉइड्स मिक्सिंग अप टू सोल्यूशन। जिंक का आयोनिक सोल्यूशन और हाइड्रोजन का आयोनिक सोल्यूशन दोनों डिफरेंट बीकर में रहते हैं, और उन दोनों वो दोनों मिक्सिंग से हम उनको अवॉइड कर लेते हैं। और तीसरा फंक्शन जो सॉल्ट ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सॉल्ट ब्रिज इट इज़ यूज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ईच हाफ सेल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए किसी हाफ सेल से, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसको गेन करने चाहिए। क्यों? जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो उस सेल का जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेल कैन रिमेन फंक्शनल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे होती है, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखें, जब जिंक प्लेट पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक प्लेट पे क्या चार्ज डेवलप हो रहा है? जिंक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। नेगेटिव चार्ज जब ज़्यादा होता चला जाता है तो क्या होता है, इस हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड, दूसरे हाफ सेल हाइड्रोजन में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहे तो थोड़ी ही देर में जिंक हाफ सेल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और हाइड्रोजन हाफ सेल इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और आपका सेल विद इन सेकेंड्स एक्सपायर हो जाएगा। अब इस चीज को रोकने के लिए क्या जरूरी है? सॉल्ट ब्रिज जरूरी है। कैसे? जब यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और यहां इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो दिस पार्ट ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इट बिकम्स एनोड। ये कैथोड है, ये एनोड बन जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होते हैं इस सॉल्ट ब्रिज के पार्ट पे, उतने इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो आइंस होते हैं, वो आइंस यहाँ से माइग्रेट करके इस डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पहुंचते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो दिस पार्ट ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इट बिकम्स कैथोड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखें, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, यहां गेन हुए, लूज हुए, गेन हुए। इसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड वो इक्वल हो जाते हैं, और हमारा हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हाफ सेल नाउ इट कैन रिमेन फंक्शनल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये बात होगी कि फिर एक टाइम तो आता है कि हर सेल अपना काम करना छोड़ देता है, वो एक्सपायर हो जाता है। तो वो काम करना इसलिए छोड़ता है, वो इसलिए एक्सपायर होता है कि एनोड की एक खास एबिलिटी होती है, एक सेचुरेशन पॉइंट होता है एनोड का टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। एक खास लिमिट के बाद एनोड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। जब वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता एनोड, तो सेल एक्सपायर होता है। तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की वजह से सेल एक्सपायर नहीं होता, बल्कि एनोड की मैक्सिमम कंजम्पशन की वजह से सेल एक्सपायर हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, सॉल्ट ब्रिज कैसे किसी भी सेल का लाइफ स्पैन ज्यादा कर देता है बाय मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं, कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि जी हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम सॉल्ट ब्रिज की जगह कोई मेटल वायर लगा लें। तो दो बातें आपने याद रखनी है, वाई मेटल वायर कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट एंड ऑल्टरनेटिव फॉर द सॉल्ट ब्रिज। पहली बात, मेटल इज रिएक्टिव, मेटल इज रिएक्टिव एंड इट कैन जनरेट इट्स ओन पोटेंशियल। जब भी कोई मेटल अपना पोटेंशियल जनरेट करेगी तो हमारे रिजल्ट्स को अनसर्टन कर देगी, हमारा वोल्ट मीटर पे रीडिंग अनसर्टन हो जाएगी। और दूसरी उससे भी बड़ी रीजन जो है, मेटल वायर कैन नॉट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए मैंने आपको बताया माइग्रेशन ऑफ आइंस की जरूरत है, जबकि मेटल्स में कंडक्शन थ्रू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो ये दो बातें हैं, इसलिए मेटल वायर इट कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर सॉल्ट ब्रिज। और याद रखना है, जब कभी आपको ये मेथड कहा जाए गिव इट्स आउटलाइन, आपने ये लेबल डायग्राम देनी है। डिस्क्रिप्शन के आपको मैंने 3 स्टेप्स बता दिए, लेकिन समटाइम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, आपको मेथड के बजाय आपको सिर्फ आउटलाइन कह देता है फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको दो डिफरेंट एलिमेंट्स दिए होते हैं। जैसे इस केस में देखें, ये कहा गया है गिव एन आउटलाइन फॉर द जिंक एंड कॉपर हाफ सेल, यानी कि एक हाफ सेल जिंक का होना चाहिए और एक कॉपर का होना चाहिए, और आपने आउटलाइन देनी है, आपने एक लेबल डायग्राम देनी है। तो अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है
रेफरेंस हाफ सेल है, आपने उसको यूज नहीं करना। आपने यहाँ पे एक साइड पे जिंक हाफ सेल रखना है, दूसरी साइड पे कॉपर हाफ सेल रखना है। दोनों में से आपने देखना है कौन सा मेटल रिएक्टिव है, वो एनोड बन जाएगा, और लेस रिएक्टिव मेटल कैथोड बन जाएगा। आपने बाकी सारी उसी तरह लेबलिंग वोल्ट मीटर से कनेक्ट करना है, शॉर्ट ब्रिज लगाना है, लेकिन इस केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल यूज नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल हम उस वक्त यूज करते हैं जब क्वेश्चन में ये लिखा हो व्हाट इज द मेथड टू डिटरमिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ गिवन एलिमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना हो जिसमें दोनों एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन हो, तो उसको आपने कैसे स्केचिंग करनी है, देखें। एक साइड पे ये मैं जिंक का हाफ सेल बना रहा हूँ, जिंक आयन 1 मोल पर डीएम क्यूब, इसमें जिंक की प्लेट लगेगी। दूसरी साइड पे कॉपर का हाफ सेल बनाएंगे, कॉपर की प्लेट लगेगी, दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो गया। इंटरनल सर्किट के लिए सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। अब यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक में आपने ऑक्सीडेशन करनी है और कॉपर में रिडक्शन। ये देखें, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर आयन से कॉपर एटम बन जाएगा, और जिंक में जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक एटम से जिंक आयन बन जाएंगे। इसका मतलब है जिंक इज मोर रिएक्टिव, सो जिंक में ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन हमेशा जिस हाफ सेल में होती है इट इज एनोड, एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज होता है। और रिलेटिव टू जिंक कॉपर जो है उस पे रिडक्शन होगी, कैथोड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसमें इंड्यूस हो जाएगा। एक लास्ट चीज आपने हमेशा बतानी है, चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आउटलाइन में आपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेंशन करनी है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आपने याद रखना है एनोड टू कैथोड होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।